Hello aspirants, good morning and welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today the date is 14 November, so let's get started. Now, दिवाली पर फायर क्रैकर बैन होने के बाद भी सब जगह फोड़े गए हैं पटाखे। राइट, तो अल्टीमेटली क्या हुआ है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हमारा वो सीवियर कैटेगरी में चला गया है। तो पहले मैं आपको अपनी मेंस 450 सीरीज में ये सब करवा चुका हूँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होते हैं, सफर ऐप वगैरह, राइट, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एंड ऑल, ये सब हम मेन सीरीज में देख चुके हैं। बट फिर भी यहाँ पर EQI न्यूज में है तो रिवाइज कर लेते हैं साथ में। यही हमारा अप्रोच रहेगा। चीजें जब बार बार रिवाइज होती हैं तो इजी हो जाती हैं याद रखने में। चलिए EQI के बारे में जानते हैं। तो ये आपको क्लासिफाई करता है 6 कैटेगरी में। ओके, 0 to 50 हो तो गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटिंग, पुअर एंड वेरी पुअर एंड सीवियर। ठीक है, और हम चले गए हैं सीवियर कैटेगरी में आफ्टर दिस दिवाली फायर क्रैकर बर्न। राइट, अब जरूरी ये है कि ये किन किन पॉल्यूटेंट्स को कवर करता है, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको प्रीलिम्स में दिए जाते हैं। राइट, तो ये कवर करता है पीएम पार्टिकल्स 10 एंड 2.5 को। उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ओके, देन कम्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन, अमोनिया एंड लेड। अब ये जो चार है ना इधर के, ये आपको कंफ्यूज करेंगे सबसे ज्यादा एग्जाम में। राइट, ओवरऑल कितने पॉल्यूटेंट्स कवर कर रहा है ये 8। सो थोड़ा ध्यान से स्पेशली ये चार को जरूर याद रखिएगा फॉर योर प्रीलिम्स। ओके, वरना दिक्कत देगा। इसके अलावा एक नंबर, एक कलर और एक डिस्क्रिप्शन, ये इसका मोटो है। लॉन्च कब किया गया था? तो इट वाज लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2014 एज पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत कैंपेन। ठीक है, तो हमने रिवाइज किया EQI। वापस आते हैं न्यूज़पेपर पे। यहाँ पर गाजा तो लगभग अब पूरा कैप्चर कर ही दिया है इजरायली फोर्सेस ने, और उसी को लेकर जो पैलेस्टीन के एनवॉय इंडिया में उन्होंने क्या कहा है, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम इंडिया। कि उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि इंडिया इसराइल के ज्यादा करीब है इस वक्त। ठीक है, और पैलेस्टीनियन से दूर जा रहा है। बट हम पैलेस्टीन से दूर नहीं जा रहे हैं, हम हमास के अगेंस्ट हैं। बिकॉज हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पहले टेररिस्ट अटैक किए थे। सो वी आर अगेंस्ट हमास, नॉट अगेंस्ट इसराइल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। यहाँ पर उत्तरकाशी टनल में कुछ इशू हुआ है। ओके, कुछ लैंडस्लाइड हुई है तो वर्कर फंस गए हैं वहां पर। ओके, और ये टनल करता क्या है, तो इट जॉइन गंगोत्री एंड यमुनोत्री। ठीक है, ये कोलैप्स कर गया है। तो इसमें वो सारे इशू आ जाएंगे कि क्यों हमें हिमालयन इकोलॉजी जो कि बहुत ही फ्रेजाइल है, ये इसमें डेवलपमेंट को लेकर काफी केयरफुल रहने की जरूरत है। ऐसे क्या होता है, माइनिंग टनल वगैरह बनाने के लिए फिर आप ब्लास्ट करते हो, माइनिंग होती है। ओके, तो उससे क्या होता है कि जो सेडिमेंट्स होते हैं यहाँ पर, रॉक सेडिमेंट्स, ये शेक करते हैं। और इस वजह से यहाँ की टोपोग्राफी जो पहले से वल्नरेबल है वो और ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है, और काफी सारे लैंडस्लाइड के इंसिडेंट्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो जोशीमठ में जमीन संक कर गई थी अंदर, उसका रीजन भी यही था कि इस तरह के प्रोजेक्ट से अ, जो सॉइल और स्टोन्स की बॉन्डिंग थी वो लूज हो जाती है। तो हो सकता है कि वो आपको उस वक्त इम्पैक्ट ना दिखाए, लेकिन वो अगले 10-20 साल बाद भी आपको इम्पैक्ट दिखाएगी। और आपका जब लैंड संक होगा तो आपको लगेगा कि ये क्यों हुआ। तो उसकी जड़ 10 से 20 साल पीछे जाके भी मिल सकती है आपको, जब इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं। ठीक है, वो अल्टीमेटली वहां की जो रॉक्स हैं उनको लूज कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं, बात ट्रांसजेंडर्स की करते हैं। देखिए फिलहाल के लिए हमारे यहाँ आर्मी में या आर्म फोर्सेस में मेल अलाउ है, फीमेल अलाउ है, पर ट्रांसजेंडर्स को एज ऑफ नाउ अलाउ नहीं किया गया है। ओके, सो उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को स्टडी किया जा रहा है, क्या हम कर सकते हैं। रही बात इस ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 की, तो अभी हम इसके प्रोविजंस भी देखेंगे ताकि ये चीज यहीं पर रिवाइज हो जाए। और इस जॉइंट स्टडी को कौन कंडक्ट कर रहा है, तो प्रिंसिपल पर्सनल ऑफिसर कमेटी, जिसमें कि तीनों सर्विसेज के मेंबर होते हैं। ठीक है, और ये जो सर्विस है आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस, दिस इज अ ट्राई सर्विस मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। राइट, तो इस बिल को ही हम देख लेते हैं, एक बार अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। ठीक, ये रहा। तो इस बिल के फीचर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहला फीचर था प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। इनके अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ना ही एजुकेशन के मामले में, ना जॉब, ना हेल्थ केयर सर्विसेज, और ना ही एक्सेस टू एनी सर्विसेज लाइक गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह। ठीक है, वो अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में घर सबको मिल रहे हैं तो इनको भी मिलने चाहिए। दे ऑल्सो कम अंडर दी वल्नरेबल सेक्शंस। राइट, तो जॉब में इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसलिए आर्म फोर्सेज को स्टडी कर रही हैं, क्या ट्रांसजेंडर्स को आर्म फोर्सेस में एम्प्लॉय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, राइट टू बी रिकग्नाइज एज ट्रांसजेंडर। ओके, दे हैव द राइट टू रिकग्नाइज एज थर्ड जेंडर।
अभी तक क्या होता था कि उनको अगर किसी एग्जाम में फॉर्म भी भरना है तो इधर दे शुड ऑप्ट एज ए मेल और ए फीमेल, बट नाउ दे शुड हैव द राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज थर्ड जेंडर. The certificate of identity has to be obtained from district magistrate who will issue the certificate based on district screening committee. ये एक कंट्रोवर्शियल प्रोविजन था कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए. ठीक है, अगर वो आदमी कह रहा है कि मुझे अपने आप को, मैं ट्रांसजेंडर में ये आता हूँ, फीमेल हूँ या जो भी हूँ, ठीक है, तो आप एक मेडिकल बोर्ड की उस पर क्यों रिलाई कर रहे हो? डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमिटी क्यों डिसाइड करेगी? ठीक है, दे शुड हैव. उससे क्या होता है कि आपकी डिग्निटी अफेक्ट होती है, आपकी बॉडी के टेस्ट होंगे, फिर सारी क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे आपसे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस हर्ट होता है. ऑलराइट, तो ये सर्टिफिकेट इशू करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑन बेस्ड ऑन डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमिटी रिकमेंडेशन. The act calls for establishing नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन. जैसे नेशनल काउंसिल फॉर ओबीसी है, ठीक है, एससी है, एसटी है, वुमेन भी है, माइनॉरिटी है, तो उसी की लाइन पर ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए भी एक नेशनल काउंसिल बनाना चाहिए. देन राइट टू रेसिडेंस. नो ट्रांसजेंडर पर्सन शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स और इमीडिएट फैमिली ऑन ग्राउंड ऑफ बीइंग ए ट्रांसजेंडर. अब जनरली आपने देखा होगा कि अगर ऐसा कोई ट्रांसजेंडर बच्चा होता है तो जो इनका ग्रुप होता है, जिन्हें हम लोग किन्नर कहते हैं अपनी आम भाषा में, वो लोग ले जाते हैं बच्चों को. ठीक है, या कई बार पेरेंट्स निकाल देते हैं, जैसा कि लक्ष्मी मूवी में दिखाया गया कि पेरेंट्स ही बच्चों को निकाल देते हैं अगर वो इस तरह का उनका कुछ टिल्ट होता है तो. राइट, तो उस चीज के अगेंस्ट राइट दिए जाएंगे लोगों को कि नहीं, यू हैव द राइट टू रेसिडेंस, आप अपने घर में रह सकते हो. Next is healthcare. The act also seeks to provide right of health facilities to transgender persons, including HIV surveillance center. इनके लिए सेपरेट बनाए जाएंगे. एंड सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज. ठीक है, अगर कोई अपना सेक्स चेंज करना चाहता है तो वो भी प्रोवाइड किया जाएगा. It also states that government shall review medical curriculum to address health issues of transgender. अभी तक मेडिकल की जो पढ़ाई कराई जाती है उनमें इन ट्रांसजेंडर की बॉडी के जो स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है. तो हमें कहीं ना कहीं अपना करिकुलम बेटर बनाने की जरूरत है. एंड प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर देम एज वेल. पीनल प्रोविजन भी है अगेंस्ट, ये क्रिमिनलाइज करता है बैगिंग को. ठीक है, फोर्स या बॉन्डेड लेबर को क्रिमिनलाइज करता है. डिनायल ऑफ यूज ऑफ पब्लिक प्लेस, डिनायल ऑफ रेसिडेंस इन दी हाउस होल्ड या विलेज, अगर किसी गांव में इनको रहने से मना किया जाए तो. फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल और इकोनॉमिक अब्यूज, इन सबके अगेंस्ट पिनल प्रोविजन भी इंक्लूड किए गए. ओके, तो ये 6-7 इसके प्रोविजंस थे. इसी तरीके से देखिए न्यूज़पेपर में जब चीजें आती रहे ना तो उनके बैकग्राउंड को इसी तरीके से आप रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, स्टडी करते रहिए, ताकि आपकी न्यूज़पेपर सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग ना हो बल्कि एक होलिस्टिक प्रिपरेशन का पार्ट बने. ऑलराइट, और इन्हीं सब टॉपिक्स में जब कुछ ऐसा आता है जो मुझे डिटेल में लेना होता है तो वो मैं अपनी मेंस 450 प्लस सीरीज में कवर करता हूँ. ओके, जैसे आज मैंने आपके साथ उसमें एक टॉपिक शेयर किया है, डीकार्बोनाइजिंग एग्रीकल्चर सेक्टर. राइट, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट, अगर हम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और अगर लैंड यूज जोड़ लें तो 24% जो कार्बन एमिशन होते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से होते हैं. उसी तरीके से 25% ग्रीन हाउस गैस एमिशन हमारे इंडस्ट्रीज से होते हैं. राइट, और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा है जो ग्रीन हाउस एमिशन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर. अरे, ओके, तो आज मैंने आपके साथ ये कवर कर दिया है. इंडस्ट्रियल सेक्टर भी मैं आपके साथ जल्द कवर करूंगा. ये सब मेंस 450 सीरीज में होगा जो कि पेड है एक्चुअली. पहले मैंने आपके साथ इसको फ्री में शेयर किया था बट उतना ज्यादा एनकरेजिंग रिस्पॉन्स नहीं था, तो सो आई वाज थिंकिंग कि माय एफर्ट्स आर गोइंग वेस्ट, पीपल आर टेकिंग इट सो कैजुअल. ओके, डिस्पाइट द क्वालिटी कंटेंट, so I kept it as 1000 rupees per month. Okay, that is a monthly subscription fees. If you want to join, you can join me there. ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर कुछ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस आया है. अब देखिए, अडानी ग्रुप में एक एडवाइजर हैं मिस्टर जनार्दन चौधरी. ओके, अब हमें पता है कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं अंडर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जहां पर हमें इनको क्लियरेंस देना होता है पहले, या गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेना होता है. तो उसके लिए कमेटी बनाई जाती है, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी. ये प्रोवाइड करती है क्लियरेंस उन प्रोजेक्ट्स को कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं. ओके, तो अब इन्होंने क्या किया है कि ये पर्सन जनार्दन चौधरी, ये अडानी ग्रुप के एडवाइजर भी हैं और इनको गवर्नमेंट ने इस एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का भी मेंबर बनाया है. अब सोचिए जरा कि ये मेंबर इस कमेटी में बैठा हुआ है. इस कमेटी का काम क्या है? क्लियरेंस देना प्रोजेक्ट्स को. ओके, और अडानी ग्रुप का अगर कोई प्रोजेक्ट आया है तो वहां पर एडवाइजर भी यही आदमी है. उसी ने एडवाइस दिया होगा कि हमें इस तरह का प्रोजेक्ट करना है. ठीक, तो ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया. जिस प्राइवेट कंपनी का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के पास आया है क्लियरेंस के लिए, उस गवर्नमेंट कंपनी में मेंबर वही बैठा है जो उस प्राइवेट कंपनी का भी एडवाइजर है. ये एक प्रोविजन हो गया. सेकंड प्रोविजन, कि एक बात बताइए, इसी मेंबर का एटीट्यूड क्या होगा जब प्रोजेक्ट किसी कॉम्पिटिटर कंपनी से आ रहा है? ओके, कोई ऐसी कंपनी जो अडानी ग्रुप के ही कॉम्पिटिटर है, अगर उस कंपनी का कोई प्रोजेक्ट आता है एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए, तो इस मेंबर का ओपिनियन क्या होगा?
राइट। तो ये दो इश्यूज हैं यहाँ पर, ये दो इश्यूज हैं जो कंफ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। A key advisor to Adani Green Energy Limited is now a member of one of the center's expert appraisal committee for which the company's hydro project proposal come up for clearance. ओके, आगे चलते हैं, अभी इसको और देखेंगे। हाँ, EAC, ये जो कमिटी है क्या करती है? इट गिव्स ए ग्रीन स्टैम्प ऑफ अप्रूवल टू प्रोजेक्ट्स। इंडीड एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन इशूड इन 2006 अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 requires certain categories of projects to obtain prior environmental clearance and 10 EACs examine these proposals in different sectors and decide on the clearance. बट यहाँ पर तो सीधा कन्फ्लिक्ट आ गया, ठीक है। एक ऐसा मेंबर बैठा है कमेटी में जो एक प्राइवेट कंपनी का एडवाइजर भी है, तो वो उस कंपनी के प्रोजेक्ट जल्दी क्लियरेंस कर देगा। दिस इज वन पॉइंट। एंड सेकंड, यही मेंबर जब किसी दूसरी कॉम्पिटिटिंग कंपनी का प्रोजेक्ट आएगा तो क्या उसको ये क्लियरेंस देगा या नहीं देगा? ओके, ये दो इश्यूज हैं इसमें। सो दिस रेजेस द क्वेश्चन ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, व्हाट अबाउट द प्रोजेक्ट्स ऑफ हीज और हर एम्प्लॉयर्स कॉम्पिटिटर्स? इनके प्रोजेक्ट क्लियरेंस होंगे क्या वहां से? राइट। ट्रांसजेंडर की बात कर लेते हैं। तो कुछ सजेशन दिए गए थे जो इंसिस्ट करते थे कि देखिए कोई भी कंसेशन नहीं दिया जाएगा इन ट्रांसजेंडर्स को इन ट्रेनिंग, rigorous selection standard and postings in difficult location. Okay, while others pointed out that there will be administrative and logistical difficulties such as their housing and other infrastructure transgender के रिगार्डिंग। ओके, क्योंकि देखिए अब जब फ्रंट में पोस्टिंग होती है तो ऑब्वियसली वहाँ वॉशरूम वगैरह के इशू रहेंगे। तो अगर हम ट्रांसजेंडर्स को मिलिट्री में भर्ती करना भी चाहें तो देयर आर एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस सच एज लैक ऑफ हाउसिंग एंड टॉयलेट्स पर्टिकुलरली इन फील्ड लोकेशन वेयर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड स्पेस। और अगर आप इनको सिर्फ रेस्ट्रिक्ट कर देते हो कि आपको पीस स्टेशन वगैरह पर ही पोस्टिंग दी जाएगी तो फिर ये आपकी अपॉर्चुनिटीज ही कर्टेल हो जाती हैं यहाँ पर। दो, while there are no transgender are currently employed in armed forces, स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड लॉ ने राज्यसभा को एक रिपोर्ट दी थी और प्रपोज किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स शुड कंसीडर extending reservation benefits to transgender people in central armed police forces as well. Okay, तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो हमने देखी। आगे चलते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर ना पीवीटीजी के रिगार्डिंग, ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पीवीटीजी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकते हैं, तो हम वो देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, क्योंकि जब आप ये टॉपिक्स एज इट इज पढ़ते हो अपनी बुक्स वगैरह में तो कुछ पॉइंट्स स्किप हो जाते हैं यार। और यूपीएससी आपको वही पॉइंट्स आजकल ज्यादा पूछता है जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आए हुए होते हैं। ऑलराइट, चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 15 नवंबर को। दिस इज वन थिंग। हमारे यहाँ टोटल कितने पीवीटीजीज हैं? तो 75। सेंसस 2011 के हिसाब से एसटी की पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ और एमपी में कितनी है? तो एमपी में 21 है, छत्तीसगढ़ में 30% है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, इनका क्राइटेरिया क्या है? जियोग्राफिक आइसोलेशन होना चाहिए। इनकी जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज हैं वो काफी प्रिमिटिव होनी चाहिए। ओके, दिस शुड बी शाई ऑफ कॉन्टेक्ट विद अदर कम्युनिटीज। नाउ 75 पीवीटीजीज हैं जिनकी पॉपुलेशन है अराउंड 28 लाख, जो कि स्प्रेड है अराउंड 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। ओके, तो प्रपोज किया गया है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इनके लिए कुछ नॉर्म्स रिलैक्स किए जाएंगे स्कीम्स में ताकि इनको बेटर कवर कर सकें। जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट, तो बात हो गई पीवीटीजीज की। याद रखिएगा 75 हैं और अक्रॉस कितने स्टेट्स में स्प्रेड है? 18 स्टेट्स में। ओके, और इनका क्राइटेरिया क्या है? जियोग्राफिक आइसोलेशन में रहते हैं, दे आर शाय ऑफ कॉन्टेक्ट विद अदर कम्युनिटीज एंड दे यूज प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी फॉर देयर एग्रीकल्चर। नाउ नेक्स्ट, इंडिया ने यूके में क्या हुआ था कि लंदन में ना अपना जो इंडिया की एम्बेसी होती है उसके अगेंस्ट कुछ वायलेंस हुआ था। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग एनआईए ने कुछ रिपोर्ट मांगी है। Violence at the Indian High Commission in London during the pro-Khalistani protest. तो एनआईए मेड ए रिक्वेस्ट अंडर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी टू अथॉरिटीज इन द यूके। अब ये स्कीम ये एग्रीमेंट जो है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी एमलैट, ये क्या है? तो अंडर दिस एमलैट ईदर कंट्री कैन अप्रोच द अदर फॉर कलेक्टिंग एविडेंस अगेंस्ट एन एक्यूज्ड। राइट, तो आपको सिर्फ ऐसा पूछा जा सकता है कि ये ट्रीटी हमारी किस कंट्री के साथ है? तो यूके के साथ है। राइट, यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर सॉरी डिफेंस मिनिस्टर ने भी यही कहा है कि इंडिया यूके कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन भी थोड़ा सा इनएविटेबल है, क्योंकि देखिए
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ है कि यूके थोड़ा सा आइसोलेशन में चला गया, वो वर्ल्ड अफेयर्स में इतना ज्यादा ध्यान देता नहीं, और यूएसए केम टू द फोर फ्रंट। राइट। बट अब यूके ने भी एक पॉलिसी अपनी लॉन्च की थी कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में फिर से अपनी एक्टिविटीज बढ़ाएंगे। और क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि काफी सारे ऐसे आइलैंड ग्रुप हैं जो इनके अंडर में आते हैं आज भी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले कुछ दिन के न्यूज़पेपर में, दैट यूजीसी ने नोटिफाई किया है फ्रेमवर्क अंडर विच फॉरेन यूनिवर्सिटीज विल नाउ बी अलाउड टू सेट अप इंटरनेशनल ब्रांच कैंपसेस इन इंडिया। और गिफ्ट सिटी में जो एक ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी है, जिसने गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस लगाना चाहती है, तो उस पर यूजीसी के नॉर्म अप्लाई नहीं होते हैं, रिमेंबर दैट। ओके, वो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक बेसिक फंडामेंटल यही है कि इट इज कंसिडर्ड एज ए फॉरेन टेरिटरी। उसके अलावा इंडिया में आप जहां भी यूनिवर्सिटी खोलोगे वहां पे यूजीसी के नॉर्म अप्लाई होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड है, और इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी एक अच्छा सेशन कर चुके हैं इन मेंस 450 प्लस। ठीक है, तो ये आप सारे पॉइंट्स वहां से देख सकते हैं। इसमें जो न्यू पॉइंट्स आएंगे वो आप बस अपने हैंड रिटन नोट्स में ऐड करते चलेंगे, जो मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ। नाउ यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने पार्टीज को कहा है कि आप अपनी डिटेल्स दीजिए कि आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड से कितनी फंडिंग आई है और कितनी नहीं। Now, Election Commission had asked all political parties to submit details of donation received through electoral bonds in a sealed cover. ये एक सबसे बड़ी बीमारी इंडिया में आई है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन कुछ होता है, कोई भी केस चलता है, तो इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सील कवर में इंफॉर्मेशन दे दीजिए। इतनी मतलब बिल्कुल आप ट्रांसपेरेंसी से दूर जा रहा है हमारा देश। राइट। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि ओके, सील कवर में ही दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड में एक सबसे बड़ा इशू क्या है कि हम ये तो बता देंगे डोनेशन कितना आया, ओके, लेकिन डोनर के बारे में नहीं बताएंगे कि किसने कितना डोनेट किया। जबकि पहले ऐसे नॉर्म्स थे। ये सब समझने के लिए ना आपको ये लेक्चर देखना होगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वाला, मीन्स 450 सीरीज में, तो आप सब समझ जाएंगे फिर। नो, अब ये इलेक्शन कमीशन ने क्यों कहा है पार्टीज को कि सबमिट कीजिए? क्योंकि उसको डायरेक्शन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, इन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन शुड प्रोड्यूस द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम। Okay, along with detailed particulars of the donors against each bond, donors के भी नाम बताने होंगे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को। राइट, तो अब देखते हैं फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देता है आगे, एंड उन डोनर्स ने कितना अमाउंट दिया है। फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द क्रेडिट रिसीव्ड अगेंस्ट ईच बॉन्ड, उनका बैंक अकाउंट एंड डेट ऑफ सच क्रेडिट। 5 judge constitution bench of Supreme Court gave election commission 2 weeks to produce updated data in interim order। ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जब फाइनल जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट का तब हम देखेंगे ये सब। इलेक्शन कमीशन हैड ओनली सबमिटेड डेटा पर्टेनिंग टू द 2019 लोकसभा इलेक्शन। ओके, 4 साल हो चुके हैं, वो क्या तब का डेटा दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट इवन इट एक्सप्रेस्ड डिस्प्लेजर दैट पोल पैनल हैड नॉट मेंटेन एन अपडेटेड डेटा। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम इज अ बिग फ्रॉड ऑन दिस कंट्री। ये सब मैं उस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, तो हम दोबारा बात नहीं करेंगे। नो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से टू ब्रिंग ए पॉलिसी फॉर फ्रेश पासपोर्ट आफ्टर सेक्स चेंज। Now, it suggested Ministry of External Affairs to develop a policy for verifying the identity of persons undergoing sex change operation outside India before issuing them new passport, as their biometrics won't change even after the surgery. अब सर्जरी भले ही करा लो सेक्स चेंज की, लेकिन आपके जो बायोमेट्रिक्स है वो चेंज नहीं होंगे। आपके आइरिस स्कैन है तो वो एज इट इज आएंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स है वो भी एज इट इज आएंगे। लेट्स मूव ऑन। ओके, नाउ दीस आर 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। पहले हम ये इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इन्होंने काफी अच्छे एडवाइस दी है, सजेशंस दिए हैं कि हम लोग कैसे चीजों को बेटर बना सकते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम रहेगी वो तो श्योर है, ठीक है, वो नहीं बंद होगी, बट उसको कैसे बेटर बनाया जा सकता है। तो इस स्कीम का गोल क्या था? सेव द आइडेंटिटी ऑफ गिवर एंड द रिसीवर। ना डोनर की आइडेंटिटी बताई जाए, ना रिसीवर की आइडेंटिटी बताई जाए, ठीक है। तो ये सीधे सीधे हमारे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट में जाता है इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम। The political parties have resisted being brought under the ambit of RTI Act, and remember ये political parties RTI Act के डोमेन में नहीं आती। देखिए, कभी आप उसमें RTI फाइल करके ये नहीं पूछ सकते कि पार्टी बताए कि उन्होंने इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को क्यों टिकट दिया, वाई, ऑन व्हाट क्रीडेंशियल्स। राइट, अब इस तरह क्वेश्चन नहीं कर सकते पॉलिटिकल पार्टीज को, बिकॉज वो RTI के डोमेन में नहीं आती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू हैड कंसिस्टेंटली आर्ग्यूड अगेंस्ट द इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम। जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी ना, तब आरबीआई ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों ने इसका अपोज किया था।
दोनों ने कहा था कि नहीं, ये एनोनिमिटी करेंगे ना आप, तो ये तो ब्राइब और किकबैक को लीगल बना देगा। अगर आज आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए गवर्नमेंट से, तो सपोज कि 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आप 100 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड से फंडिंग दे दो पीछे के रास्ते से, मतलब एक तरह की ब्राइब हो गई और आपको टेंडर मिल जाएगा। राइट। तो ब्राइब और किकबैक को लीगल बनाया है इसने, और इससे करप्शन और ज्यादा बढ़ा है। तो पहले आरबीआई इलेक्शन कमीशन दोनों ने अपोज किया था स्कीम को, फिर बाद में नए इलेक्शन कमीशन आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, वी आर इन फेवर ऑफ दिस स्कीम। राइट। और फिर तभी ये सब नॉर्म्स निकल के आए कि ये इलेक्शन कमीशन ने बाद में अपना स्टैंड बदल लिया, नए इलेक्शन कमिश्नर आए। तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस था वो सोलली गवर्नमेंट के हाथों में था। अब फिर याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 3 लोगों का पैनल बनाइए, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलकर अपॉइंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। फिर गवर्नमेंट एक बिल लेके आई, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर एक कैबिनेट मिनिस्टर से। राइट। अभी कैबिनेट मिनिस्टर कौन होगा? जिसको नॉमिनेट करेंगे खुद प्राइम मिनिस्टर। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 लोग, कैबिनेट मिनिस्टर ने किसी के नाम पे अप्रूव कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया, और वो आदमी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गया। लीडर ऑफ अपोजिशन अपोज करता भी रहे तो करता रहे। ओके। क्योंकि यहाँ पर डिसीजन ये लोग ले रहे हैं मेजोरिटी से, जबकि आपको डिसीजन रखना चाहिए था कंसेंसस से, यानी कि जिस नाम पे तीनों मेंबर एग्री होंगे उसी नाम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए। ऑलराइट, ये सब इश्यूज इसलिए आगे निकल कर आए। Till it decided not to oppose the matter for reasons that remain as mysterious as the instrument। ठीक है, पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा अपोज कर रहे हैं हम इसको, बाद में वो पलट गए। Now it ordered the envelope, सुप्रीम कोर्ट इसने ऑर्डर किया है envelope containing vital information to be sealed। The court refrained from staying or delegitimizing electoral bonds। तो अभी के लिए तो इन लोगों ने स्टे करने से मना कर दिया, एंड शायद स्टे कर भी नहीं पाएंगे। देखते हैं इसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। No, it is baffling that the state should reward secret transaction with tax relief both for donor and beneficiary। अब देखिए सबसे बड़ी इशू क्या है, डोनर जिसने कुछ फंडिंग दी और रिसीवर पॉलिटिकल पार्टी जिसने फंड रिसीव किए, दोनों को टैक्स एग्जेम्पशन दिए जाते हैं। और दोनों टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं। ना तो पार्टी जो रिसीव कर रही है फंड उस पर वो इनकम टैक्स भरेगी, और जो आदमी डोनेट कर रहा है वो भी टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम करता है कि मैंने तो ये इतना फंड वहां दिया है पॉलिटिकल पार्टी में। ओके। तो आप जिस चीज पर टैक्स इनकम टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो उस चीज को आप सीक्रेट भी रख रहे हो, फिर ना आप बता रहे हो कितना आया, ना आप बता रहे हो कि कितना आपने दिया, और उस पर आप क्लेम कर रहे हो टैक्स एग्जेम्पशन। तो ये तो पब्लिक और टैक्स पेयर के साथ फ्रॉड हो गया ना। राइट। नो, अब कर क्या सकते हैं हम लोग, क्या रिफॉर्म करें इसमें? तो फर्स्ट, स्पेसिफाइंग द लिमिट टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग एन इलेक्शन। नाउ यू नो कि हमारा जैसे लोकसभा का इलेक्शन आएगा, तो उसमें एक मेंबर मैक्सिमम 95 लाख खर्च कर सकता है अपने चुनाव प्रचार पर। ठीक। तो ये मेंबर पर तो लिमिट है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्च कर सकती है अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस पर, इस पर कोई लिमिट नहीं है। और यही करप्शन की सबसे बड़ी जड़ है। आज पॉलिटिकल फंडिंग आने जो आती है उसमें 70% बीजेपी के पास जाती है, दी रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। ओके। तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह जाती, छोटी पार्टीज कॉम्पीट नहीं कर पाती हैं, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी पर देयर इज नो लिमिट। आम आदमी पार्टी अगर है तो वो इतना एक्सपेंस नहीं कर पाएगी जितना बीजेपी कर सकती है। ठीक है। लेकिन कैंडिडेट के लिए ठीक है, आप कहते हो कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए हमने देखिए, कैंडिडेट किसी पार्टी से खड़ा हो रहा हो वो सिर्फ 95 लाख खर्च कर सकता है, वहां लेवल प्लेइंग फील्ड है। बट पॉलिटिकल पार्टी के लेवल पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो इवन इलेक्शन कमीशन ने भी इस पे एक स्पेसिफिक लिमिट प्रपोज की थी, बट इन्होंने नहीं किया है। तो देखिए अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, अगर 95 लाख कैंडिडेट की लिमिट है, तो आप ये इसी के साथ लिंक कर सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट स्पेंड मोर देन 50% ऑफ दिस। अगर कैंडिडेट 95 लाख स्पेंड कर रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी एडिशनली इस 95 लाख का सिर्फ 50% और स्पेंड कर सकती है, इससे ज्यादा स्पेंड नहीं करेगी। ओके। तो ये ऑटोमेटिकली पार्टी एक्सपेंडिचर को लिमिट कर देगा ड्यूरिंग इलेक्शन। दिस इज वन रिफॉर्म। सेकेंड, सेकेंड इज इफ द प्रपोज पीरियोडिक, अभी ये प्रपोजल फेज में, ठीक है, होता नहीं है ऐसा। प्रपोज पीरियोडिक ऑडिट बाय सीएजी अपॉइंटेड फर्म कंडक्टेड एवरी 5 years were to show that party has been unable to spend the tax exempted income it received for the declared purpose, it should be liable to pay income tax on unutilized portion। अब देखिए, सपोज किसी पार्टी के पास 40,000 ओके 400 करोड़ रुपए आए, ठीक है, फंडिंग में। अब इसमें से क्या है, सपोज कि इसने 200 करोड़ तो स्पेंड कर दिए इलेक्शंस में, बट बाकी 200 करोड़ नहीं किए। ठीक है। तो ये सीएजी ऑडिट करेगा कि जितनी फंडिंग आई थी उसमें से कितना है जो अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है अभी तक। ओके। और इस अनयूटिलाइज फंड यूटिलाइज फंड पर आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। ठीक है। दिस इज द सेकंड रिफॉर्म। क्लियर?
No tax exemption should be allowed on electoral bonds if its details are not fully disclosed. And third is कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड से अगर फंडिंग ले रहे हो और अगर आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो इलेक्ट्रल बॉन्ड से आने वाले पैसे को, तो इस पे आपको कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं दिए जाएंगे. दिस इज थर्ड रिफॉर्म. Next is there are countries in which people proudly and openly claim to provide donations to political parties like Political Action Committee in US. तो फिर इंडिया में आखिर ऐसा क्या है कि आप इस बॉन्ड को सीक्रेट रखना चाहते हो, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली एवरी सिटीजन लव द डेमोक्रेसी, राइट? इलेक्शंस के लिए फंडिंग देनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम कि इंडिया में आखिर इतनी सीक्रेसी क्यों रखनी है जब कंट्रीज लाइक यूएसए में नहीं है. तो ये 3 रिफॉर्म थे जो आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे, जो आप हमने मेंस 450 प्लस में पढ़ा है. उसके अलावा आप ये 3 फर्दर पॉइंट्स अपने नोट्स में ऐड करेंगे, राइट? चलिए आगे चलते हैं. आप अपने नोट्स इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे ना न्यूज़पेपर से. दैट्स हाउ आपके खुद के नोट्स बनते हैं मेंस के लिए. मंथली मैगजीन या इस तरह की चीजें आपको हेल्प नहीं करेंगी. मैं आपसे बार बार कहता हूँ, ओके, उनको उनके आर्टिकल लिखने के पैसे मिल जाते हैं, उन्हें जहां से जो कॉपी पेस्ट मारना है मार दिया, खत्म कर दिया. ओके, सो एनीवे, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर है यूएस और इंडिया कि दोनों में कन्वर्जेंस बढ़ता जा रहा है. अब देखिए जनरली क्या माना जाता था कि जब हम एशिया पैसिफिक रीजन की बात करते हैं ना, मतलब ईस्ट, ठीक है, तो चाइना की वजह से दोनों कंट्रीज में काफी कंसेंसस रहता है हमेशा, ठीक है, मतलब एशिया पैसिफिक में हम लोग अच्छे पार्टनर्स हैं. बट जब बात वेस्ट एशिया की आती थी, ठीक है, ईरान हो गया, इसराइल हो गया, पैलेस्टीन हो गया, तो इस रीजन में यूएस एंड इंडिया हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहते थे, या आप कह लो कि अपोज में रहते थे. क्यों? क्योंकि यूएस इसराइल का बिल्कुल एकदम फादर सन वाले रिलेशन है. हम पैलेस्टीन को आजादी से सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1947, हम लोग हमेशा पैलेस्टीन कॉज को सपोर्ट करते हैं. यूएस हमेशा से ईरान के अगेंस्ट रहा है, बट ईरान से हमारा सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे हम लोग जब तक इसने सैंक्शन नहीं लगाए थे, राइट? तो ये माना जाता था कि वेस्ट एशिया में इंडिया यूएस का कोलैबोरेशन नहीं हो पाता है, बट ईस्ट एशिया पैसिफिक में बहुत अच्छे से होता है ड्यू टू चाइना फैक्टर. बट अब ये सब चीजें बदल रही हैं. अब हम वेस्ट एशिया में भी हम लोग यूएस के साथ काफी कन्वर्जेंस कर रहे हैं. अब याद कीजिए I2U2 समिट को, ठीक है, इसमें कौन कौन था? इंडिया, इसराइल एंड यूएसए यूएई, ठीक है, तो यहां पर हम लोग कोलैबोरेट कर रहे थे. अब याद कीजिए इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो प्रपोज किया गया था अभी G20 समिट टाइम, इसमें भी क्या कर रहे हैं हम लोग? इंडिया से लेके मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप तक कनेक्टिविटी बना रहे हैं, राइट? इसके बाद इसराइल की बात करें तो इसराइल में ये जो हमास का अटैक हुआ उसके बाद दोनों ही कंट्रीज हैं, यूएस और इंडिया, दोनों ने टोटली कंडेम किया इसको. और गाजा पर भी अब जो इसराइल का अटैक हो रहा है उसमें भी इंडिया क्लियरली एक बात कहता है कि इसराइल को अधिकार है अपने सेल्फ डिफेंस का. इसराइल ने कोई पहले अटैक शुरू नहीं किया, उस पर टेररिस्ट अटैक हुआ और बहुत ब्रुटल हुआ, 1400 लोग मारे गए इसराइल के. तब जाकर इसराइल ने ये अटैक किया, तो राइट टू सेल्फ डिफेंस हर कंट्री के पास है. तो कहीं ना कहीं एक तो ओके, तीसरा इसराइल और उसका सेल्फ डिफेंस, ठीक है. और उसके बाद ही हम ये स्टैंड मेंटेन किए हुए हम भी और इसराइल भी कि पैलेस्टीन को उसका देश मिलना चाहिए, ठीक है, पैलेस्टीनियन शुड हैव देयर कंट्री. ओके, ये हमारा भी स्टैंड है, यूएसए का भी है. ओके, तो ये 4-5 पॉइंट्स काफी हैं दिखाने के लिए कि वेस्ट एशिया में भी हम लोग का कोलैबोरेशन यूएसए के साथ अब उतना ही अच्छा हो रहा है जितना कि एशिया पैसिफिक में हो रहा है ड्यू टू चाइना फैक्टर. ओके, द ग्रोइंग कन्वर्जेंस ऑफ इंडिया एंड अमेरिकन पर्सपेक्टिव ऑन द मिडिल ईस्ट, okay, जैसे अनएम्बिगुअस कंडेमनिंग ऑफ हमास टेरर, दोनों ने कंडेम किया. एम्फेसाइजिंग इजराइल राइट टू सेल्फ डिफेंस व्हाइल ऑब्जर्विंग इंटरनेशनल लॉस ऑफ वॉर, calling for pause in Israel military operation, demanding release of hostage held by Hamas, and promising more humanitarian assistance to Gaza and pressing for durable peace in Palestine. ये बिल्कुल कॉमन ग्राउंड है जिस पे यूएसए भी एग्री करता है और हम भी करते हैं. Now, but at the same time, India also affirm its strong commitment to Palestinian statehood. और यूएसए ने भी कहा है थोड़े दिन पहले, जब बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि गाजा में अब सिक्योरिटी फोर्सेज इजराइल की हमेशा रहेंगी परमानेंट, तो यूएसए ने कहा था नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. और हम भी उसी के अगेंस्ट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पैलेस्टीनियंस को उनका काम खुद करने दो. Now, while India abstained from a resolution calling for an end to hostilities because it did not mention Hamas use of terror, ठीक है, यूएन में जो रेजोल्यूशन आया था कि इसराइल को रोकनी चाहिए अपनी लड़ाई, वॉर रोकनी चाहिए, तो इंडिया उस पर एब्सटेन कर गया था. हमने फेवर में ही वोट नहीं किया, अगेंस्ट भी नहीं किया, हम एब्सटेन कर गए थे कि नहीं, पहले आप मेंशन कीजिए यहाँ पर हमास टेरर था, तब हम इस रेजोल्यूशन पे एग्री करेंगे. तो इन लोगों ने मेंशन किया नहीं था. बट अब हमने एक रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया है जो कंडेम कर रहा है इजरायली सेटलमेंट एक्टिविटीज इन पैलेस्टीनियन एरिया, कि आप इसराइल पैलेस्टीन जो टेरिटरी है उसमें आप सेटलमेंट मत कीजिए, ठीक है. तो ये दिखाता है कि हमने यहाँ पर फेवर में वोट किया है इस रेजोल्यूशन के. ये दिखाता है कि हम लोग अभी भी पैलेस्टीनियन कॉज के सपोर्ट में हैं. वी आर अगेंस्ट हमास, नॉट द पैलेस्टीनियंस. नाउ यूएसए की बात करें तो काफी डीप होते जा रहे हैं हमारे जो रिलेशंस हैं. जैसे
एंगेजमेंट ऑन डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, याद कीजिए जेट इंजन इंजन बनाएंगे हम लोग फाइटर एयरप्लेन्स के लिए जो हम यूज करेंगे एलसीए तेजस में। ओके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, काउंटर टेररिज्म, रीजनल सिक्योरिटी, कॉपरेशन ऑन एशियन सिक्योरिटी इश्यूज इज द न्यू एलिमेंट। ठीक है, ये एशियन सिक्योरिटी, एशिया पैसिफिक हो या वेस्ट एशिया, अब दोनों में हम लोग ज्यादा कॉपरेट कर रहे हैं। China's assertiveness challenged the US in Asia and threatened India's Himalayan frontier. कॉमन चैलेंज है दोनों के लिए, चाइना एंड इट्स प्राइमेसी इन साउथ एशियन वाटर। ठीक है, इंडियन ओशन रीजन में जो चाइना हमें परेशान कर रहा है ना, कभी श्रीलंका में अपनी सबमरीन डॉक कर देता है, कभी मालदीव्स के पास आ जाता है ज्यादा प्यार मोहब्बत करने। ठीक है, पाकिस्तान के साथ वो अपना ग्वादार पोर्ट डेवलप कर रहा है, ओके, जो कि हमारे गुजरात से थोड़ा ही दूर है। ओके, तो चाइना हमें हमारे साउथ एशियन वाटर्स में भी चैलेंज कर रहा है और हिमालयन फ्रंटियर पे भी चैलेंज कर रहा है, और यूएसए को चैलेंज कर रहा है वो एशिया पैसिफिक रीजन में। ठीक है, जो पैसिफिक ओशन है। तो इस वजह से हम दोनों, इंडिया यूएस ने एक दूसरे को टाइटली एम्ब्रेस किया है। एम्ब्रेसिंग द इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट आर्टिकुलेटेड बाय यूएस एंड रिवाइविंग द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी फोरम दैट ब्रिंग्स दिल्ली एंड वॉशिंगटन टुगेदर विद ऑस्ट्रेलियन जापान। ठीक है, क्वाड समिट आप जानती हो, मैरीटाइम एक्सरसाइज भी करते हैं हम लोग चारों मिलके। कौन सी करते हैं, नाम बताओगे कमेंट सेक्शन में, नाम बताना। हम क्वाड कंट्रीज कौन सी एक्सरसाइज साथ में कर रहे हैं आजकल, नेवल एक्सरसाइज। नाउ अब ये कन्वेंशनल विजडम क्या कहेगी कि हम दोनों वी आर ऑन द सेम साइड टू द ईस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड रिमेन फार अपार्ट इन वेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, यानी वेस्ट एशिया। ऐसा पहले था, बट नाउ दिस इज ओवरटर्निंग। एग्जांपल कि इजराइल और यूएई के साथ हम लोगों ने मिलकर क्या लॉन्च किया, ITU2 समिट। ठीक है, और यूएस सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर अभी लॉन्च प्रपोज किया है इकोनॉमिक कॉरिडोर, दैट इज IMEC। नाउ दिल्ली नो लॉन्गर सी द रीजन थ्रू पाकिस्तान लेंस, क्योंकि पहले हम लोग क्या देखते थे कि ये जो सऊदी अरेबिया कंट्रीज हैं, यूएई है, ये पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करती है। इनका पूरा न्यूक्लियर वेपन का जो प्रोग्राम था पाकिस्तान का, वो पूरा सऊदी अरेबिया यूएई ने फंड किया था, उसने पैसे दिए थे पूरे। ओके, तो पहले हम पाकिस्तान के लेंस के थ्रू देखते थे कि वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हम कितने भी अच्छे से रिलेशन रखने की कोशिश करें, ये लोग नहीं रहना चाहते अच्छे से। बट वी हैव नाउ बिगन टू अप्रिशिएट आवर इनॉर्मस स्टेक इन द रीजन एंड रीइंफोर्स इंडियाज पोटेंशियल टू प्रमोट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द मिडिल ईस्ट। ओके, सो दिस वाज अगेन ए वंडरफुल आर्टिकल। नेक्स्ट इज, यहाँ पर हम लोग जो केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट था, इसको रिप्लेस करके लाने वाले हैं ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल। अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, जब फाइनल स्टेज में आ जाएगा तब हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये जो ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टर हैं केबल टीवी वाले, उनके अलावा OTT कंटेंट को भी रेगुलेट करेगा और डिजिटल न्यूज सर्विसेज को भी रेगुलेट करेगा। जब भी इस पे बिल पास हो जाएगा हम उसको डिस्कस करेंगे। नाउ सोलर पावर की, जब अब देखिए जो हमारे रिमोट एरियाज हैं, ठीक है, जहां पर ग्रिड कनेक्शन पहुंचाना इतना आसान नहीं होता या वायबल नहीं होता, वहां पर क्या करते हैं हम लोग, ऑफ ग्रिड की बात करते हैं। तो इसी ऑफ ग्रिड में एक बहुत अच्छी चीज निकल के आई है, मिनी सोलार ग्रिड। ए प्राइवेट सेक्टर लेड रेवोल्यूशन अंडर वे टू लिव 500 मिलियन पीपल आउट ऑफ एनर्जी पॉवर्टी। एनर्जी पॉवर्टी क्या होता है कि जहां पर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस ना हो, तो आपको माना जाता है एनर्जी पॉवर्टी। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी मिनी ग्रिड डेवलप कर रहे हैं सोलार बेस्ड, ओके, सर्विंग मैनी स्मॉल बिजनेसेस एंड हाउस होल्ड। द नेसेसिटी ऑफ बीइंग अडेप्टेबल टू द नीड्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड हैविंग ए सस्टेनेबल ऑपरेशनल मॉडल। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है यहाँ पर, वो काफी सारी मिनी ग्रिड्स को सपोर्ट कर रहा है, फंड कर रहा है नाइजीरिया में। ओके, और जहां पर अभी भी 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहते हैं। Okay, private sector owned and operated solar mini grids are the most cost effective and sustainable way to bring electricity। क्योंकि देखिए पॉसिबल नहीं है कि हम ग्रिड्स के थ्रू यहाँ पर पूरी केबल लाइन वगैरह बिछा के ला पाए, क्योंकि या तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है, ठीक है, या वो इतना हिली एंड माउंटेनस एरियाज में होता है कि जहां तक ग्रिड पहुंचाना बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो ऐसे में ऑफ ग्रिड सोलार सेटल किए जाते हैं, जैसे ये पैनल लगे हुए हैं, ठीक है, यहीं से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इसी हाउस को मिल जाएगी। जस्ट अ सेकंड गाइस। नाउ the solar mini grids are displacing the default energy source, that is, पहले एग्रीकल्चर में क्या होता था, गांव में डीजल जनरेटर यूज किए जाते थे, ठीक है, लेकिन आज ये सोलार पैनल वगैरह लगा के आप एग्रीकल्चर भी यूज कर सकते हो। अब याद कीजिए PM कुसुम स्कीम, इसका क्या गोल था कि यहीं पे सोलार पैनल किसान अपने खेतों में लगाएगा और उसी से अपने जो मोटर वगैरह ऑपरेट करनी है वो कर लेगा, और अगर अगर उसके पास सरप्लस बच जाएगा तो वो ग्रिड में सेल आउट कर देगा उन एरियाज में जहां पर ग्रिड कनेक्टिविटी सब जगह नहीं। ठीक है, तो इससे क्या होगी, उसकी एक एक्स्ट्रा इनकम भी होगी। और इसका पीछे हमारा गोल क्या था कि हमारा जो फार्म सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि नेट कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो नेट प्रोड्यूसर बन सके।
ओके, इससे हमारे क्लाइमेट चेंज पे जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी कम होंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होंगे, डीजल वगैरह का यूज नहीं होगा। ये गोल था पीएम कुसुम स्कीम का। नाउ सो अल्टीमेटली जो स्मॉल सोलर ग्रिड है इनसे एनवायरमेंट बेनिफिट तो होंगे। नाउ इट इज ऑल्सो ऑफरिंग अदर रेंज ऑफ सर्विसेज लाइक मोबाइल टेलीफोनी, इरिगेशन, एग्रो प्रोसेसिंग, ई मोबिलिटी, सेल्स एंड फाइनेंसिंग ऑफ अप्लायंसेज वगैरह। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ही एक प्री रेक्विसाइट है अगर आपको अपने अंधेरे से बाहर आना है, पॉवर्टी से बाहर आना है। दे ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज इन दी हेल्थ केयर एज वेल एज एग्रीकल्चर सेक्टर। आप सपोज कीजिए कहीं पे हॉस्पिटल बना दो और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो किस काम का। Decentralized energy system like this solar mini grids, they are emerging as an important answer to climate shocks like drought, heat stress, and flooding. It is critical for farming dependent rural Africa and Asia, especially African countries में बहुत ज़्यादा important है ये। Okay, next is अब इंडिया की बात करें तो there are 700 solar mini grids are owned and operated by handful of private companies. Okay. Now, unlike state-run mini grids are unsubsidized and commercially viable. The main important thing is कि ऐसा नहीं कि ग्रिड बस बनाई जा रही, they are also commercially viable. ठीक है, यूजर ही इतना पे कर रहा है अपने कि ये आप कमर्शियली प्रॉफिट में रन कर पा रहे हो। सो दैट इज वन गुड थिंग। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को कोई सब्सिडाइज देना पड़ रहा है इनको, ऐसा कोई सब्सिडाइज नहीं करना पड़ रहा है। इवन स्टेट लाइक यूपी, बिहार, झारखंड में भी काफी सक्सेसफुल रहा है। यूपी एंड बिहार हैव इंट्रोड्यूस्ड रेगुलेशंस टू इनेबल प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स to set up mini grids and provide mechanism for private sector investors. Solar is the cheapest form of energy, ठीक है। इट्स क्लाइमेट, एनर्जी एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक बेनिफिट्स काफी हैं। इन्वेस्ट बट उसके बाद भी सिर्फ इन्वेस्टमेंट कितना आता है इसमें, ओनली 10% जितनी की जरूरत है उसके कंपेयर। ठीक है, जितना हमें सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करने की जरूरत है उसका हार्डली हम 10% ही इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी ग्लोबल लेवल पर। ठीक है, जबकि ये हमें नेट जीरो एमिशन देता है, बेनिफिट करता है। और हमने 2070 टारगेट रखा है इंडिया का, जब हम नेट जीरो हो जाएंगे। और वर्ल्ड ओवर ग्लोबल टारगेट क्या है, 2050। राइट नाउ दिस रिसीव्ड ओनली 15% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मेड इन 22। तो हमें इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है। नो देयर इज ग्लेरिंग डिस्पैरिटी एंड ए बायस टुवर्ड्स लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स। अब याद कीजिए कि हम लोग हर कभी न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है लार्जेस्ट सोलर प्लांट बना रहे हैं यहाँ पे वहां पर, और थोड़ा बहुत नहीं यार, ये कई कई एकड़ में बनता है, 50-50 एकड़ में बनता है। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी भी देगी, आपको प्रमोट करेगी, सब कुछ करेगी। तो देयर इज अ क्लियर बायस कि गवर्नमेंट लार्ज सोलर प्लांट्स को ज्यादा फेवर कर रही है। Okay, so there is imbalance in type of investment being made. To unlock the potential of smaller scale solution like solar mini grid, it is imperative to implement guarantees. सरकार को गारंटी देनी चाहिए इस पे कि अगर लॉस में भी जाएगा तो हम आपको पे कर देंगे, ठीक है, बट आप लगाइए इस तरह के प्लान। एंड इंट्रोड्यूस इनोवेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म कॉम्प्लीमेंटेड बाय रोबस्ट रिस्क अंडरराइटिंग दैट कैन कैटेलाइज द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। ताकि सरकार एक गारंटी दे, वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड करे कि अगर आप लॉस में जाओगे तो वी विल प्रोवाइड यू, ओके, बट आप इस तरह के प्लांट सेटअप कीजिए ताकि यहाँ के लोगों की इकोनॉमी को एक फायदा मिल सके। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसने एक फंड बनाया था, ग्लोबल सोलर फैसिलिटी। रिमेंबर दिस, ग्लोबल सोलर फैसिलिटी। इसका काम क्या था, टू कैटेलाइज द इन्वेस्टमेंट इन सोलर प्रोजेक्ट्स। द जीएसएफ प्लेसेस स्पेशल एम्फेसिस ऑन अंडर सर्व्ड रीजन्स इन अफ्रीका विद द फंड ऑफ $100 मिलियन। ज्यादा बड़ा फंड नहीं है, सिर्फ $100 मिलियन का ही है, बट ये एम करता है टू इनेबल $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट। ठीक, थोड़ा ये देगा, जैसे कोई प्राइवेट फर्म ने स्मॉल ग्रिड बनाया सोलर का, ठीक है, कुछ इन्वेस्ट करके, तो उसके बाद ये जो फंड होगा ये इंश्योर करेगा कि अगर सपोज आपने यहाँ पर 10 करोड़ इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और आपको जो कंज्यूमर चार्जेस वगैरह मिलाकर आपको सिर्फ सपोज 7 करोड़ ही आ रहा है, ठीक है, तो बाकी की 3 करोड़ हम इस फंड से आपको कंपेंसेट कर देंगे ताकि आप लॉस में ना जाए। ओके, दैट इज कॉल्ड एज वायबिलिटी गैप फंडिंग। नाउ दिस फंड फोर्टिफाइड बाय पेमेंट गारंटी insurance and investment vehicle will mitigate the risk and bolster investor confidence in decentralized solar application in Africa, thus rectifying the skewed investment pattern in solar. Right now, ultimately goal क्या है, path to energy independence, bolstering security and reducing reliance on fossil fuel. The cost of solar PV energy is now highly competitive. It is lower than both coal and natural gas. आज हमें कोल और नेचुरल गैस से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में जितना खर्चा आता है ना, उससे कम खर्चा आता है सोलर पैनल से सोलर एनर्जी बनाने में। ओके, ऑब्वियसली बट कंटिंजेंट टू सनलाइट अवेलेबिलिटी। अब जैसे विंटर्स में 3 मंथ अराउंड उतनी सनलाइट नहीं आएगी। द सब्सटेंशियल ड्रॉप इन सोलर मॉड्यूल कॉस्ट, जो सोलर मॉड्यूल्स हैं जो कि हम लोग हैवीली डिपेंडेंट हैं अभी भी चाइना पर, चाइना से इंपोर्ट करने पर, ठीक है, उसकी भी कॉस्ट काफी कम हुई है ओवर पास्ट डेकेड। सो देयर आर होलिस्टिक बेनिफिट्स इन इन्वेस्टिंग इन सोलर एनर्जी।
और हमें जरूरत है टू क्रिएट ए डाइवर्स एनर्जी मिक्स, यानी कि हम को अभी 70% अपनी इलेक्ट्रिसिटी नीड कहाँ से मीट करते हैं, कोल से, ठीक है। तो हमें कोल से भी जनरेट करनी पड़ेगी, हमें गैस से भी जनरेट करनी पड़ेगी, हमें न्यूक्लियर एनर्जी की भी हेल्प लेनी होगी, इवन अब हम हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की बात करते हैं, हमें उसकी भी मदद लेनी होगी, और इस तरह से सोलर एंड विंड एनर्जी की भी मदद लेनी होगी अलॉन्ग विद हाइड्रो, ठीक है। यानी कि हमें अपना जो एनर्जी मिक्स है उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रखना है। With adequate centralized and distributed renewable generation is the future of energy, especially in underserved markets where off-grid areas is prohibitive. Efficiently planned and well-run solar mini grids rapidly provide strong and dependable grid-level electricity, surpassing the reliability and cost-effectiveness of alternative electrification methods. Now, it demonstrates how collaboration between private and public sector can drive innovation, enabling developing economies to achieve a trajectory of robust energy supply with minimal carbon emission. Okay, ये जो mini grids होंगी, they will be more affordable, technically mature, and easily deployed bankable solutions that need more support at a time when urgent energy access and climate action are required. Okay, so this was a wonderful article. आप इसको read कर सकते हैं यहाँ से, इसमें अपने कुछ points add कर लीजिएगा अपने notes में. बाकी मैं इस topic को एक बार mains 450 में भी cover करूंगा holistically. Okay, but again telling that is a paid course now. Okay, पहली बार इंडिया के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूएसए इन्होंने सरपास किया है चाइना को, ठीक है। इंडिया के अब ज्यादा हैं, चाइना के कम है। The number of Indians pursuing postgraduate studies in US increased 63%, surpassing China for the first time. Overall, 2.68 lakh Indian students were studying in US in undergraduate and postgraduate level. तो ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपनी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, जो हमें बढ़ाने चाहिए, हर कंट्री के साथ बढ़ाने चाहिए इनफैक्ट। ओके, जितना ज्यादा कोलैबोरेशन करेंगे हम लोग, स्पेशली इन एजुकेशन फील्ड, उतना ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट इज, यहाँ पर प्रेसिडेंट आईएएम रूल्स नोटिफाई किए हैं, जहां पर इन्होंने कंडीशन बताई है कि किस केस में प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं। ओके, हमारे पास टोटल 20 आईएएम इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में। इट लेड डाउन 3 ग्राउंड्स फॉर डिसॉल्विंग इंस्टीट्यूट्स गवर्निंग बोर्ड। अब देखिए, जब एक बार पहले मैं आपको ये बिल बता देता हूँ, ठीक है, इसके नॉर्म्स डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, आईएएम में क्या होता है। एक होते हैं आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर, ठीक है। अब इस बोर्ड ऑफ गवर्नर में एक तो होंगे चेयरमैन, ठीक है, प्लस कुछ मेंबर्स इनके अलग। इनका काम होता है, ये अपॉइंट करते हैं एक डायरेक्टर को, जो डायरेक्टर हेड करता है एक पर्टिकुलर आईएएम को। क्लियर है ये? ओके, और सरकार का यहाँ पे ज्यादा इंटरफेरेंस था नहीं, ये सब अपने आप हो रहा था। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि इन्होंने डेजिग्नेट किया है कि प्रेसिडेंट जो होंगे, ही विल बी ए विजिटर हर आईएएम इंस्टीट्यूट पे, और इनको अथॉरिटी दे दी गई है कि ये सिलेक्ट करेंगे कि इस बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन कौन होगा इसका, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे कि दिस चेयरमैन प्लस 2 और मेंबर होते हैं, ठीक है, जो सिलेक्ट करते हैं डायरेक्टर को, इस डायरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। तो अब देखिए, ये चेयरमैन क्योंकि सरकार का नॉमिनी हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट कर रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सरकार कर रही है। तो एक तो आपने चेयरमैन वाले काम में इंटरफेरेंस कर दिया, ओके, और दूसरा ये जो सिलेक्शन कमेटी होगी, ओके, इसमें एक तो ये चेयरमैन ही बैठेगा जिसको आपने चूज किया है, इसके अलावा आपने एक मेंबर और गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट करोगे आप इस सिलेक्शन पैनल में। तो ये जो सिलेक्शन पैनल अब डायरेक्टर का सिलेक्शन करेगा, तो इसमें भी सरकार का इंटरफेरेंस रहेगा। राइट, उसके अलावा आपने और भी कई सारे प्रोविजन रखे हैं, जैसे ये बोर्ड ऑफ गवर्नर है आपका, तो इस बोर्ड ऑफ गवर्नर को डिसॉल्व कर सकते हैं विजिटर, यानी कि प्रेसिडेंट, यानी कि इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, डिसॉल्व किया जा सकता है इनको, और इनके अगेंस्ट कुछ इंक्वायरी भी इंस्टीट्यूट की जा सकती है। तो ये है फोर्थ प्रोविजन, ठीक है। पहला क्या है, चेयरमैन को नॉमिनेट विजिटर करेंगे। उसके बाद ये जो सर्च कमिटी होगी, इसमें एक मेंबर सरकार का होगा, ओके, और ये सिलेक्ट करेगा डायरेक्टर को, ठीक है, और इस डायरेक्टर का भी टेन्योर कट ऑफ कर सकती है सरकार चाहे तो। राइट, तो ये कुछ प्रोविजन हैं, अब देख लेते हैं। क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ विजिटर, द बिल प्रपोज द क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ विजिटर हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, ही विल प्ले ए क्रूशियल रोल इन ओवरसीइंग द फंक्शनिंग ऑफ आईआईएम्स एंड एंश्योरिंग प्रॉपर गवर्नेंस। अपॉइंटमेंट पावर की बात करें तो विजिटर विल बी द अथॉरिटी टू अपॉइंट चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर, ये वाला आदमी, ठीक है, ये चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नर का, इसे अपॉइंट करेंगे विजिटर। नाउ दिस ग्रांट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सिग्निफिकेंट से इन लीडरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट। इसके बाद फिर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, ये जो हेड करेगा इंस्टीट्यूट को। द बिल एम्पावर विजिटर टू हैव ए से इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आईएम। विजिटर हैव रिप्रेजेंटेशन ऑन सिलेक्शन कमिटी
फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड अलाउइंग देम टू इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट हेड। ठीक है, इस कमेटी की बात हो रही है। ठीक है, इसमें आपने एक मेंबर अपना भी ऐड कर दिया है। Review and inquiry initiation. Visitor will have power to initiate review or inquiries into the affairs of any IIM. This provision allows for greater oversight and scrutiny in the institution's functioning. Director removal. Visitor will be granted the authority to remove a director of an IIM if deemed necessary. It gives president the power to take action against director who may not be performing their duties effectively or who are involved in any misconduct. तो इसी प्रोविजन में ये रूल्स बनाए गए हैं नए, और 3 ग्राउंड्स बताए गए हैं जिस पर आप डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हो। ओके, अब हम आ जाते हैं वापस से अपने न्यूज़पेपर पे। President who is visitor can dissolve the board for disobedience of its order in public interest and in case of circumstances beyond board's control hindering its duties। ये वो 3 ग्राउंड्स हैं जिन बेस पर आप डिसॉल्व कर सकते हो बोर्ड को। ओके, इट डिफाइन द एक्सटेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स पावर रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ आईएम डायरेक्टर। ये भी डिफाइन कर दिया है अब इस रूल्स ने, और साथ में स्टैब्लिश की गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ एन आईएम डायरेक्टर की। एक आईएम डायरेक्टर की क्या होनी चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि पहले ये क्वालिफिकेशन बहुत क्लियर कट नहीं डिफाइन की गई थी। पहले ऐसा क्राइटेरिया यूज किया गया था, डिस्टिंग्विश एकेडमिक विद पीएचडी और इक्विवेलेंट। ओके, तो ऐसे में आईएम रोहतक में केस आया जहां पर दिस पर्सन डायरेक्टर धीरज शर्मा, इनको अपॉइंट किया गया एज ए डायरेक्टर जबकि इनके पास सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री थी। ओके, तो ये क्लियर डिमार्केशन नहीं था, इसलिए ये सब हुआ कि एक सेकंड क्लास डिग्री लिया हुआ आदमी डायरेक्टर बन गया आईएम का। अब ये क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया गया है दैट यू शुड हैव ए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री। ओके, सेकंड क्लास डिग्री नहीं चलेगी। अब ये सारा प्रॉब्लम इस वजह से हुआ था क्योंकि पहले क्लियरली मेंशन नहीं था कि फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए, पहले सिर्फ ये मेंशन था डिस्टिंग्विश एकेडमिक विद पीएचडी और इक्विवेलेंट, इसलिए एक सेकंड क्लास डिग्री का आदमी भी डायरेक्टर बन गया था। तो ये रूल्स नोटिफाई कर दिए गए। नाउ मिजोरम, अब देखिए जहां बात करते हैं मिजोरम और म्यांमार की, तो इनके एथनिक टाइज हैं आपस में। ओके, ये जो चिन कुकी पॉपुलेशन है ना, ये इनके आपस में एथनिक टाइज हैं, कुकीज ऑफ मिजो एंड चिन फ्रॉम म्यांमार। तो कल कुछ 2000 लोग क्रॉस कर गए हैं मिजोरम में। अब मिजोरम को सरकार ने 2 चीजें कही थी, पहला बॉर्डर सील कीजिए, तो मिजोरम ने मना कर दिया हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे भाई बंधु हैं, उधर म्यांमार मिलिट्री इनको असॉल्ट कर रही है। दूसरा इनको कहा गया था कि एटलीस्ट जो एंटर कर रहे हैं जो लोग उनको उनके बायोमेट्रिक डिटेल्स रखिए, तो मिजोरम गवर्नमेंट ने वो भी मना कर दिया, हम बायोमेट्रिक डिटेल्स नहीं रखेंगे क्योंकि कल को आप फिर इनको आइडेंटिफाई करोगे लोगों को कि आप म्यांमार से आए और आप इनको एक्सपेल करोगे कंट्री से। ठीक है, तो मिजोरम सरकार ने दोनों चीज मना कर दी है, तो इसको आप सेंटर स्टेट रिलेशन के साथ ऐड कर सकते हो इस टॉपिक को। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन की कैसे सेंटर की डायरेक्शन नहीं मान रहा है। अब मुझे वो आर्टिकल नंबर बताइए जो कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंटर की डायरेक्शन को ओबे नहीं करे तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। टेल मी दैट आर्टिकल नंबर इन कमेंट सेक्शन, अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है अच्छे से तो। राइट, यहाँ पर फाइटिंग चल रही है बिटवीन गुरिल्लास ऑफ चिन कम्युनिटी एंड म्यांमार मिलिट्री। और अब ये इंटरनेशनल रिलेशन पे भी इम्पैक्ट करता है ना, कि एक तरफ तो हम लोग म्यांमार से हमेशा कहते रहे कि आप ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स हैं नागा वगैरह, ओके, इन इंसर्जेंट्स को कर्टेल कीजिए। ठीक है, तो अब यही चीज तो फिर म्यांमार की आर्मी, यानी कि उनके यहाँ आर्मी रूल लगा हुआ है, ओके, डेमोक्रेसी हटा दी उन्होंने, तो उनकी आर्मी या उनकी गवर्नमेंट भी तो कह सकती है ना इंडियंस को कि आप ये इनको पनाह क्यों दे रहे हो मिजोरम में। ये जो कुकीज हैं, ठीक है, जो हमारे आर्मी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, सॉरी ये जो चीन डिफेंस फोर्स के लोग हैं जो हमारी म्यांमार आर्मी से लड़ रहे हैं, फिर आप इनको सेंचुरी क्यों दे रहे हो अपनी इंडियन टेरिटरी पे। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी अफेक्ट करेगा ना म्यांमार के साथ। और चाइना तो हमेशा बैठा ही हुआ है इस चीज के एडवांटेज लेने के लिए कि कब इंडिया के किसके साथ टर्म्स खराब हो और हम लोग एंटर करें। चलिए, अब इंटरनेशनल मार्केट में वीट प्राइसेस कम हो रहे हैं, राइस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। रीजन क्या है? वीट प्राइसेस कम होने की वजह से क्योंकि रशिया ने अपना सप्लाई बढ़ा दिया है। ठीक है, तो वीट ज्यादा आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में तो प्राइस कम हो रहा है। राइस के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं? इंडिया कंट्रोल करता है ऑलमोस्ट 40% ऑफ वर्ल्ड राइस। वर्ल्ड मार्केट में जितना राइस आता है ना उसका 40% हम लोग लाते हैं। ठीक है, 2 कैटेगरी में आते हैं, बासमती एंड नॉन बासमती। अब हमने इसमें क्या किया है कि बासमती पे हमने एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दी कि आप $1200 पर टन से नीचे नहीं बेचोगे, एक्सपोर्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है कि हमारा प्राइस कॉस्टली हो गया तो एक्सपोर्ट कम हो रहा है हमारा। ठीक है, बाहर से डिमांड कम आ रही है और इसका एडवांटेज कौन ले रहा है? पाकिस्तान, क्योंकि हमारे बाद पाकिस्तानी है जो बासमती राइस ग्रो करता है।
ओके, यानी कि जो मार्केट कैप्चर करने में, इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर करने में हमने सालों मेहनत की थी, हमने खुद ही वो मार्केट सीड कर दिया है, पाकिस्तान को थाली पे रख के दे दिया है कि लो आप ले लो ये मार्केट। राइट, तो ये हमारा एक बहुत ही गलत स्टेप था। जबकि बासमती राइस जो है ना, वो कोई ऐसा ऐसा राइस नहीं है जिसे कॉमन मैन यूज करता हो। या तो ये थोड़े हाईली रिच लोगों में यूज होता है, या मोस्टली एक्सपोर्ट कर दिया जाता है यूएस और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को। ठीक है, जहां पर इनकी डिमांड काफी ज्यादा है। तो हमने ये मार्केट सीड कर दिया है बेवजह पाकिस्तान को कि आप ले लीजिए। ठीक है, ये फालतू की रिस्ट्रिक्शन लगाकर। दूसरा, नॉन बासमती राइस की बात करें तो यहाँ पर एक कैटेगरी होती है पारबॉइल्ड। ठीक है, उस पर हमने बेवजह 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। ओके, तो इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो इंडिया 40% मार्केट कैप्चर करके चलता है, वहां पर प्राइस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ये मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। इंडिया इज वर्ल्ड्स नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ राइस। प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, नंबर 1। ओके, इट्स शेयर इन ग्लोबल ट्रेड रेंज फ्रॉम 36% टू 40% इन लास्ट 3 ईयर्स। टू 40% वर्ल्ड राइस जो आता है वो इंडिया देता है। ठीक है, अब मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, इट बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ ऑल वाइट नॉन बासमती राइस। ठीक है, ये नॉन बासमती में एक तो पार्बोइल्ड राइस हो गया, दूसरा हो गया व्हाइट राइस। तो इसका तो एक्सपोर्ट हमने टोटली बैन कर दिया। ठीक है, ताकि अगले साल हमारे यहाँ इलेक्शन है तो राइस के प्राइसेस ना बढ़ जाएं, इन्फ्लेशन। ओके, ओनली बासमती एंड पार्बोइल्ड राइस इज परमिटेड, बट वो भी कंडीशन। कंडीशन क्या है कि बासमती राइस पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगाई गई है $1200 की। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा नॉन बासमती राइस है उसको परमिट किया है, लेकिन 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी के साथ। तो ये 3 स्टेप याद रखिएगा। बासमती पे मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगाई, नॉन बासमती में 2 कैटेगरी, वैसे 6 कैटेगरी होती है पर 2 में चेंजेस किए गए। व्हाइट राइस पूरी तरह से बैन, पर्पल राइस 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है इस पे। ठीक है, तो इस वजह से महंगा हो रहा है। India's position in international market is similar to Indonesia and Malaysian palm oil और यूक्रेन एंड रशियन सनफ्लावर। ठीक है, तो यूक्रेन और रशिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस क्या करते हैं, सनफ्लावर ऑयल। ये भी याद रखना है हमें अपने प्रीलिम्स के लिए। और इंडोनेशिया एंड मलेशिया ये सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस करते हैं, पाम ऑयल। ओके, सो इंडिया मेजर एक्सपोर्टर ऑफ राइस, इंडोनेशिया मलेशिया मेजर एक्सपोर्टर ऑफ palm oil, Ukraine and Russia major exporter of sunflower oil. Clear? Now, India's rice export curves have benefited Pakistan, especially basmati rice. While Russia flooding the world with cheap wheat has made imports more economically viable, it is quite opposite in edible oil, where India meets roughly 60% of consumption need through import. हम लोग edible oil का 60% import करते हैं। ये हमने उस दिन भी ट्रैक किया था कि जम्मू कश्मीर में एक आदमी है, उसको यूएपीए के अंडर में कन्विक्ट किया गया था, तो इसको बेल दी गई है, बट ऑन दी कंडीशन कि आप जीएसपी एंकलेट अपने पैरों में पहन के चलेंगे, या तो पैरों में एंकलेट पहिए या हाथों में ब्रेसलेट पहनिए। ठीक है, 1000 रुपए का आता है। और ये क्यों किया जाता है, मोस्टली ट्रैक करने के लिए। ठीक है, कि इसकी मूवमेंट ट्रैक की जाए, स्पेशली इन केस ऑफ ड्रग्स, कि आप ड्रग्स कार्टेल वगैरह तो नहीं खरीद बेच रहे हो, और या फिर आर्म्स वगैरह कि आप टेररिस्ट वगैरह से तो नहीं मिल रहे हो एटलीस्ट। ओके, तो ये आर्टिकल मैं उस दिन भी डिस्कस कर चुका हूं, तो इसमें सेम बातें हैं, तो ये आप सेल्फ रीड कर सकते हैं, मैंने हाईलाइट कर दिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखते हैं। देखिए, अब ये है ये यहां से होता है स्विस कैनाल, दिस वन, और ये क्या कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को रेड सी से। अब रेड सी के 2 आर्म्स हैं, एक ये वाला है जिसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ स्वेज, और एक ये वाला है जिसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। ओके, दिस वन, और ये है पूरी इजराइल टेरिटरी। और एक प्लान बनाया गया था कि स्विस कैनाल का ऑल्टरनेटिव बनाया जाए वाया इजराइल। ओके, तो ये माना जाता है कि इजराइल शायद इस गाजा स्ट्रिप को इसलिए कैप्चर करना चाहता है ताकि इस प्लान को इंप्लीमेंट कर सके यहां से। अब ये सोचिए कि स्विस कैनाल के थ्रू, और ये तो है आपका सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, ये इजिप्ट के अंडर ही आता है, ये सिनाई पेनिनसुला। तो यहाँ स्विस कैनाल से वर्ल्ड का इतना ट्रैफिक जाता है कि टोल कलेक्ट कर करके ही इजिप्ट की काफी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। ओके, और याद कीजिए कुछ साल पहले यहाँ पर एक शिप फंस गया था, जिससे 3 दिन तक ट्रैफिक कंजेस्टेड बना रहा, दूसरी शिप पास नहीं हो पाई थी। ओके, तो अल्टीमेटली इसराइल का गोल ये है कि अगर मैं ये गाजा स्ट्रिप कैप्चर कर लूं, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कोई ऑफिशियली नहीं कहेगा इसराइल। ठीक है, तो ये एक कैनाल बना सकता हूं मैं दूसरा, ताकि मेरे पास भी उतना ट्रैफिक जाए, यहाँ से उतना रेवेन्यू अर्न कर सकूं मैं। ठीक है, और स्विस कैनाल खोला कब गया था, 1867 में। ठीक है, यूके और यूके को मोस्टली इंपॉर्टेंट रोल था उसमें, क्योंकि उसको इंडिया के थ्रू एक कनेक्टिविटी चाहिए थी। पहले अफ्रीका की कोस्ट जो है, केप ऑफ गुड होप, वहां से घूम के आना पड़ता था, तो ऑलमोस्ट डबल प्राइस लग जाती थी आने जाने की। चलिए इस आर्टिकल को देखें। One of the reasons behind Israel's desire to eliminate Hamas from Gaza Strip and completely control the enclave is to give itself the chance to better explore the theoretical but dramatic economic opportunity, but for which peace and political stability is essential prerequisite.
ये नाउ ये जो इसराइल का ये जो रीजन है ना, ये इधर वाला, इसको कहते हैं नगेव डेजर्ट, याद रखिएगा, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। द कैनाल कट Israel's Negev desert from tip of the Gulf of Aqaba. Gulf of Aqaba मैं आपको दिखा ही चुका हूं ऑलरेडी। दिस टिप इज नोन एज गल्फ ऑफ अकाबा। ओके, इसे ऐसा ऑल्टरनेटिव प्रपोज किया गया था टू इजिप्ट स्विस कैनाल, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर 2 बार वॉर हो चुकी है स्विस कैनाल को लेकर, अभी हम आएंगे उस पर। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था बैन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट। गुरियन कौन है? ही इज द फाउंडिंग फादर ऑफ इसराइल। This project was first envisaged in 1960 to transform global maritime commerce by taking away Egypt's monopoly over the shortest route, that is Suez Canal. ओके, बट इसमें काफी सारे लॉजिस्टिकल, पॉलिटिकल एंड फंडिंग चैलेंजेस हैं, तो ये आज तक मटेरियलाइज हो नहीं पाया, बट शायद इसको इसराइल दोबारा एक पुश देना चाहेगा। कि स्विस कैनाल है तो ये 1869 में ओपन किया गया था। इट रेवोल्यूशनाइज्ड द ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड बाय अलाउइंग शिपिंग बिटवीन यूरोप एंड एशिया विदाउट हैविंग टू ट्रैवल अराउंड कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। इसने कट कर दिया था डिस्टेंस बिटवीन लंदन एंड मुंबई टू ऑलमोस्ट 41%, ठीक है, 4,500 किलोमीटर शॉर्ट हो गया था ये डिस्टेंस। ऑलमोस्ट ग्लोबल 13% ऑफ ग्लोबल शिपिंग यहाँ से पास होती है। इट इज क्रिटिकल टू द इकोनॉमी ऑफ इजिप्ट एज वेल। इट कलेक्ट्स ऑल द टोल रेवेन्यू जनरेटेड। ओके, 193 किलोमीटर लॉन्ग है ये, याद रखिए इसको, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों। 193 किलोमीटर लॉन्ग है, 205 मीटर वाइड है, 24 मीटर डीप है स्विस कैनाल। तो पता है इसको वाइड करने की रिक्वायरमेंट हमेशा से आ रही है, क्योंकि मैरीटाइम ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है वर्ल्ड ओवर, ठीक है, तो इसको और वाइड करने की। तो अब उसमें भी वही फंडिंग का इशू आ रहा था। बट इसको अगर जेन्युइन कंसर्न होगा ना वर्ल्ड का, कि सिर्फ हम तो ट्रैफिक और वॉल्यूम बढ़ा सकें, ट्रेड का इसलिए कर रहे हैं, तो आप इसको वाइड कर लीजिए। उसको वाइड करने में इतनी कॉस्ट नहीं आएगी जितनी कि एक पूरा नया कैनाल बनाने में आएगी, ठीक है, जब तक कि आपकी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट ना हो कि आप थोड़ा ये मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज से मूव करके थोड़ा इसराइल की तरफ जाना चाहते हो। वर्ल्ड्स बिगेस्ट शिपिंग बॉटलनेक है ये। दी मैमोथ कार्गो शिप एवर गिवन, ये फंसा था, ठीक है, वहां पर। इस वजह से क्या हुआ था कि ब्लॉक हो गया था पूरा फॉर ऑलमोस्ट मोर देन अ वीक एंड कॉजिंग ए ट्रैफिक जैम। और ये स्विस कैनाल सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी था। इन 1956 यूके, फ्रांस एंड इसराइल ने अटैक किया था इजिप्ट पर आफ्टर प्रेसिडेंट गमाल अब्दुल नसीर, इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने नेशनलाइज कर दिया था इसको। पहले ये कंट्रोल करते थे यूके एंड फ्रांस, ठीक है, इसको नेशनलाइज कर दिया था बट इजिप्ट ने, और इसी वजह से 2 बार वॉर भी हो चुकी है, 67 एंड 73 इसराइल अरब वॉर। उस टाइम पे शटडाउन रहा ये पूरा 67 से 75 तक। ओके, 8 साल बंद रहा स्विस कैनाल। तो सोचिए कि ट्रेड कितना मुश्किल से हुआ होगा फिर। बैन कुरियन कैनाल प्रोजेक्ट नेम्ड आफ्टर इजराइल फाउंडिंग फादर डेविड बैन कुरियन। इट इज द मोस्ट एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एवर प्लान्ड ऑन पेपर। नाउ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होगा, ह्यूजली एक्सपेंसिव होगा। इट वुड कॉस्ट मच लेस टू वाइडन द स्विस कैनाल एंड सॉल्व ट्रैफिक प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम सिर्फ ट्रैफिक की है तो आप वाइडन कर लो स्विस कैनाल को, ज्यादा आसान है। बट ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे इंटेंशन कुछ और है। ऑल्सो यूजिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वुड बी एन एक्सट्रीमली रिस्की ऑप्शन। ये अमेरिका ने कहा था कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यूज कर सकते हैं इसराइल के थ्रू ये कैनाल बिल्ड करने में, बट वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। ओके, और अगर आप ये कैनाल बना भी लेते हो ना, तो भी ये 100 किलोमीटर लॉन्गर होगा देन स्विस कैनाल। स्विस का हमने यहाँ पे देखा 193, और ये रहेगा ऑलमोस्ट 293 किलोमीटर का, तो वो तो फिर भी एक्सपेंसिव रहेगा। तो अगर आप ये बिल्ड कर भी लोगे ना तो भी, उसके अलावा फिर ये डेजर्ट रीजन से पास हो रहा है, टोपोग्राफी ठीक नहीं है, तो भी ये बन भी जाएगा तो भी काफी शिप फेवर करेंगी ओल्डर एंड शॉर्टर रूट यानी कि स्विस को, ठीक है। तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, वो फाइनेंशियली अनवाइबल हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। मार्केट फॉर पैडी स्ट्रॉ, ये सब मैं मेंस में डिस्कस कर चुका हूँ, इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस कर चुका हूँ, तो इस पर हम दोबारा बात नहीं करेंगे। सेम चीज बार बार रिपीट करना उन बच्चों का टाइम वेस्ट है जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे इंडियन एशियन डेवलपमेंट बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज साइंड $400 million पॉलिसी बेस्ड लोन विद मनीला बेस्ड, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ओके, टू सपोर्ट द अर्बन रिफॉर्म एंड क्रिएट हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंप्रूव सर्विस डिलीवरी एंड प्रमोट एफिशिएंट ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम। इंडिया ने ओपेक को कहा है कि, इंडिया क्या है, पहले तो थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर, उसने ओपेक को कहा है कि प्लीज मेंटेन एंड इंश्योर मार्केट स्टेबिलिटी, की प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ओपेक का हेडक्वार्टर क्या है, ठीक है, अगर आपको पता है तो। ऑलराइट, रेस्ट इज अबाउट क्रिकेट वर्ल्ड कप, आपको देखना है देख लो, बाकी ये इंटरनेशनल रिलेशन है, यहाँ पर ऐसा कुछ नया नहीं है, वही गाजा वगैरह का चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर नेपाल भी फाइनली, नेपाल ने भी टिकटॉक को बैन कर दिया है, ठीक है, तो छोटी सी न्यूज है। Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning. And do join the Mains 450 program. It will be immensely helpful for your Mains 2024.